नमस्ते दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और रेगुलर तरीके से चल रही है, बट एक चीज याद रखिएगा, पढ़ाई करते करते रिवीजन करना मत भूलिए और उसके साथ साथ एमसीक्यूज डेली सॉल्व करते रहिए। अगर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं डेली या फिर डिस्कशंस करने, डाउट करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना के रखे हुए हैं और टेलीग्राम पे ये जो मेरा ज्योग्राफी का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पे एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे और आप वहाँ पे डिस्कशंस भी कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं पर्सनली अवेलेबल भी होता हूँ। तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक लिखिए और इस लिंक पे क्लिक कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतरीन बनाइए। उसके साथ साथ लेक्चर्स के अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उस चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नीचे, वहाँ पे जाइए और चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आपको जो पीडीएफ है वो भी मिलते रहेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम 7th क्लास के एनसीईआरटी के 5th चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब तक हम 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ हम 6th के एनसीईआरटी पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि लेक्चर्स के इन बिटवीन में आपको क्वेश्चंस पूछता है और बहुत सारे लोग हमें काफ़ी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं ताकि हमें ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स मिल पाए, और बहुत अच्छी हेल्प है। और आप लोगों को भी इसी तरह से करते रहने हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखते रहने, ताकि आपकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है इससे। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल पता है कि कितना हेल्प होता है ये करने से, खुद की भी। तो आज जो पिछले लेक्चर में जिन्होंने हमें हेल्प किए, जिन्होंने हमें आंसर्स भेजे, उनके नाम हैं कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने हमें भेजे थे उनके नाम हैं स्नेहा जी, मयंक जी और स्नेहा जी। इन 3 लोगों ने हमें प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर किए हुए हैं। तो चलिए इन्होंने जो आंसर्स किए हैं उसको एक बार हम ओवरव्यू कर ले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो वीडियो था वो लेक्चर नंबर 4 पे था, जो कि 7th के एनसीईआरटी से थे। इसमें आप देख सकते हैं स्नेहा जी ने हमें जो कमेंट लिखा है उसमें उन्होंने यहाँ पे यास लिखा है, इसका मतलब जैस्मीन होता है। यास ये जो नाम है ये ओमान में दिया हुआ है। उसके अलावा एट प्रेजेंट साइक्लोन यास जो होता है ये ओवर द बे ऑफ बंगाल हम कहेंगे होवरिंग कर रहा है, एंड इट इज टर्म एज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये सब इंफॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते रहिएगा अपने नोट्स में। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट को इन्होंने बहुत बुरा अफेक्ट किया हुआ है। अगला जो यहाँ पे नाम हमें देखने मिल रहा है वो टोक्टे है, दैट इज़ ये नाम म्यांमार से आया हुआ है और इसको अगर देखा गया तो बहुत हम कहेंगे कि हाईली वोकल लिजर्ड जो है नेम गेको है ना, यहाँ पे हम इससे के नाम से इसको दिया गया है। एमर्ज फ्रॉम अरेबियन सी हमें इसको ये देखने मिलता है। उसके अलावा ये सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात को अफेक्ट कर चुका है एंड इट इज़ नेम्ड एज द वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। फिर आगे हम आते हैं निसर्ग। निसर्ग जो है ये नाम यानी नेचर, आप जानते हैं इसका नाम बांग्लादेश से आया हुआ और ये इमर्ज होता है अरेबियन सी में। ये अलीबाग को हिट कर चुका है मुंबई में, और उसके साथ साथ ये पहला साइक्लोन है जिसने मुंबई को 2009 के बाद से हिट किया होगा। उसके बाद एम्फन जहाँ पे दिया हुआ है जिसका मतलब होता है स्काई, और ये नाम थाईलैंड से आया है। और एम्फन जो है ये बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है एक साइक्लोन, और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट को अफेक्ट करता है। उसके बाद अगला साइक्लोन जो आता है वो है क्यार। क्यार जो साइक्लोन है ये इसका मतलब होता है टाइगर, और ये हम कहेंगे बर्मीज ओरिजिन है इसका, बर्मा का, और ये जो टर्म है ये म्यांमार में हमें दी हुई है। क्यार जो है ये अरेबियन सी में इमर्ज हुआ है और उसके अलावा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अफेक्ट कर चुका है। उसके बाद हम कहेंगे महा जो है ये नाम है जो कि ओमान के कंट्री के नाम से आया हुआ है। साइक्लोन महा जो होता है ये पैरेलली मूव करता है इंडियन कोस्ट में, और इसने गुजरात को अफेक्ट करके रखा हुआ है, और हम कहेंगे कि काफ़ी सारे गुजरात के अलग अलग प्लेसेस में लैंडफॉल भी देखने मिला है। फिर आता है वायु। वायु की अगर बात करें तो वायु ये नाम जो है ये हम कहेंगे कि इंडिया में ही इसको दिया गया है, और वायु यानी विंड होता है। और उसके अलावा हम कहेंगे वायु ओरिजिनेट होता है अरेबियन सी से, और इसने साइक्लोनिक स्टॉर्म्स गुजरात में लाए हुए हैं। फिर आता है हिक्का। हिक्का जो नाम होता है ये मालदीव्स ने दिया हुआ है, और इसका मतलब होता है हिक्कप्स इन इंग्लिश, दैट इज हिचकी। और हम कहेंगे कि जो साइक्लोन हिक्का है ये ओरिजिनेट करता है अरेबियन सी से। और फिर आता है फानी। फानी यानी हम कहेंगे इट मीन्स मॉर्टल। मॉर्टल होने के अलावा ये नाम जो है ये दिया हुआ है बांग्लादेश ने, और हम कहेंगे ओरिजिनेट होता है इंडियन ओशन में। ये अफेक्ट करता है उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और ईस्ट इंडिया को। फिर हम आगे आते हैं तो हमें देखने मिलता है वो है बॉब 03। बॉब 03 का जो नाम है ये बे ऑफ बंगाल से आया हुआ है, और जैसे कि आप देखोगे कि इसका नाम इंडिया से ही आया हुआ है, बे ऑफ बंगाल यानी बॉब। इंडिया में ये जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे बॉब 03 नाम रखा है। बॉब 03 जो है वो ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट लाइन को अफेक्ट करता है।
नॉर्थ उड़ीसा को। उसके बाद आता है बुलबुल। बुलबुल की अगर बात किया जाए तो ये नाम पाकिस्तान ने दिया हुआ है। बुलबुल जो है ये वेस्ट बंगाल में 2019 में देखा गया और इससे बहुत सीवियर फ्लड्स और हेवी रेनफॉल देखने मिले। फिर हमें जो आंसर्स भेजे हैं वो देखने मिलते हैं स्नेहा जी के। स्नेहा जी ने जो भेजे हैं वो है नियॉन कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हीलियम का यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है 0.0005। क्रिप्टो लिखा हुआ है दैट इज़ 0.001। जेनॉन लिखा है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, मीथेन और ओजोन के बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें स्नेहा नायक जी ने भी दी है और स्नेहा समंतरे जी ने भी दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो स्नेहा नायक जी हैं उन्होंने भी ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी हुई है नियॉन के बारे में, हीलियम, क्रिप्टो, जेनॉन, हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब हमको जो देखने मिलते हैं ये सब की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद हम कहेंगे कि आपको यहाँ पे मयंक जी ने भी इंफॉर्मेशन दी है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और ओजोन के बारे में। तो देखिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मयंक जी ने भी हमें दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा नायक जी, मयंक जी और स्नेहा समंतरे जी, जो आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमें हेल्प की है काफ़ी एक बड़ी, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें नई नई पता भी चली। तो चलिए आज का जो लेक्चर है जिसमें हम आज जो चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 5 जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको देखने मिलता है ये जो चैप्टर है जो NCERT में है इसका नाम है वाटर। जैसे पिछले बार आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो अर्थ था, तो वो लैंड से रिलेटेड था, ये वाटर से रिलेटेड है। तो हमने उसके पहले वाटर अर्थ पढ़ा, उसके बाद एयर पढ़ा, अभी हम वाटर पढ़ेंगे। तो अर्थ भी हो जाता है, एयर भी हो जाता है, वाटर भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे वाटर पढ़ने वाले हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, उन्होंने जो शुरुआत की है बहुत बेहतरीन है। तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा रिवर, आपके माइंड में आता होगा वाटरफॉल, आपके माइंड में आता होगा पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, या फिर वाटर आपके नल में का। जो बच्चे होते हैं उन्हें फ्लोट करना बहुत पसंद है, वाटर बोट्स को, जब रेन आ जाता है और रेन भर जाता है। बट आप देखते हो कि रेन भर जाता है और जैसे जैसे नून हो जाता है, आफ्टरनून हो जाता है, तो ये वैनिश भी हो जाता है। तो वेयर डज द वाटर गो, ये पानी गया कहाँ पे जो वैनिश हो गया? तो हम कहेंगे कि सन की जो हीट होती है उस कारण होता है इवापोरेशन पानी में, और फिर हम कहेंगे कि इवापोरेशन जो हो रहा है पानी में वो वेपर बन जाता है। इवापोरेशन के कारण पानी का बन जाता है वेपर। जब पानी वाटर वेपर बन जाता है और ऊपर चले जाता है, वाटर वेपर बन के ऊपर चले जाएगा, है ना, ऊपर जब जाएगा तो ये भी देखिए वेपराइजेशन हुआ, ऊपर चले गया। ऊपर जाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, तो ये कंडेंस हो जाएगा और फिर इसके क्लाउड बनेंगे। ठंडा होने के बाद इसके क्लाउड बन जाते हैं जब इसमें कंडेंसेशन होता है। तो फिर हम कहेंगे फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लिट। कैसे भी गिर सकता है, स्नो के फॉर्म में गिर सकता है, रेन के फॉर्म में गिर सकता है, स्लिट के फॉर्म में गिर सकता है, किसी भी फॉर्म में ये पानी नीचे आ सकता है। ये भी चीज़ें आपको बिल्कुल पता ही हैं। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो हम कहेंगे कि ये स्लिट क्या होता है। स्लिट यानी आपको बता दूं, स्लिट का मतलब होता है जो रेन होता है जिसमें कुछ कुछ क्वांटिटी में आइस होता है। हम कहेंगे स्नो जो होता है जो वो गिरते गिरते मेल्ट हो जाता है, कुछ कुछ क्वांटिटी में बच जाता है, नीचे तक आ जाता है, उसको स्लिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि इस तरह से पानी गिरता है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे वाटर जो है वो कंटिन्यूअली चेंज हो रहा है, अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले पानी है, फिर इवेपोरेशन हो गया यानी वेपर यानी गैसियस फॉर्म में चले गया, फिर यहाँ पे क्लाउड बन गया और फिर से गिरा नीचे। तो ये जो है ये अपना चेंज कर रहा है फॉर्म और सर्कुलेट हो रहा है ओशन से ही निकल रहा है और बाद में एटमॉस्फेयर में जाता है और लैंड में फिर से आता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं यहीं से निकल रहा, यहाँ जा रहा और फिर से यहीं पे आ रहा है। इसको कहा जाता है एक साइकिल। देखिए ये साइकिल बनी है, यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है, यहीं पे आ रहा है। दैट इज द वाटर साइकिल। तो ये जो साइकिल चल रही है इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। हमारी जो अर्थ होती है एक टेरारियम की तरह होती है। अब ये सवाल आता है कि टेरारियम क्या होता है? तो टेरारियम यहाँ पे उन्होंने लिखा है, टेरारियम एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है जिसमें हम कहेंगे एक्सक्यूज मी, जिसमें हम कहेंगे कि कुछ स्मॉल हाउस बनाया जाता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि एक एनक्लोजर है जिसमें हाउस प्लांट्स होते हैं, उनको रखा जाता है, उसको टेरेरियम कहा जाता है। ठीक है, तो टेरेरियम कैसे बनाया जा सकता है? अब भी अपना टेरेरियम बना सकते हैं। तो ये एक एनक्लोजर है, बंद है, जिसमें हम कहेंगे कि जिसमें हम स्मॉल हाउस प्लांट्स रखते हैं, जो घर में रखने वाले प्लांट्स है। बड़े बड़े तो आप रख ही नहीं सकते। तो अब क्या आप जानते हैं कि आप अपना खुद का टेरेरियम भी बना सकते हैं? काफ़ी इजी है ये टेरेरियम बनाना। अगर आप टेरेरियम बना सकते हैं तो आपको उसके लिए ज़रूरत होती है एक बड़े जार की। इस बड़े जार को आप सॉइल से भर दीजिए और उसको अच्छे से नीचे
1/4 सॉइल डालिए और उसको अच्छे से नीचे दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद उसमें एक थिन लेयर डालिए ह्यूमस की ऊपर या ह्यूमस क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल का, इस कारण सॉइल में हम कहेंगे कि अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, तो ह्यूमस आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद प्लांट जो है वो आपको डालने हैं, तो प्लांट में भी लार्जेस्ट प्लांट पहले डाल दीजिए, फिर स्मॉलर वन को अरेंज करते चलिए उसके आजू बाजू, और अरेंज होने के बाद ये जितनी भी अरेंजमेंट है इसको उसके ऊपर पानी को स्प्रे कीजिए और फिर जार को बंद कर दीजिए। तो ये जो वाटर होता है दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल कंडेंसेस एंड फॉल बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, तो यही से निकलेगा और यहीं पे ड्रॉप के फॉर्म में वो गिरते रहेगा, तो यहीं पे आपकी वाटर साइकिल बन जाती है, यही जो पानी जाएगा वहीं पे गिरेगा, यही आएगा यहीं पे गिरेगा। ऐसा आप टेरेरियम खुद का बना सकते हो जिससे आप वाटर साइकिल को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो फिर बाद में हम आगे आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो अर्थ होती है वो टेरेरियम की तरह है ना, जो पानी की साइकिल को हम कहेंगे कंटिन्यूसली चलता हुआ रख रही है। तो सेम वाटर जो होता है जो सेंचुरी से आ रहा है वो आज भी वही पानी है। आपको क्या लग रहा है ये जो पानी आया नया है, ये रेनफॉल से जो पानी गिर रहा नया है? बिल्कुल नहीं, वही पानी है जो इवेपोरेट हो रहा है और वापस आ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है वापस आ रहा है। तो ये जो वाटर होता है यूज टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा, जो भी पानी है वो शायद अमेजोन रिवर से आया होगा 100 ईयर्स एगो, क्या पता ऊपर जाके यहाँ तक पहुंच गया हो, है ना। तो ये सब चीजें हमें पता चलती है। तो बड़े बड़े जो सोर्सेस है फ्रेश वाटर के वो कौन से? रिवर्स है हमारे पास, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स है, ग्लेशियर्स है, ये सब हमारे पास सोर्सेस है जिससे हमें पानी मिलता है। तो ओशन बॉडी जो है और उसके अलावा हम कहेंगे सी जो है इसमें सॉल्टी वाटर होता है, आपको पता है, आप इसमें नमकीन पानी होता है, अगर आप इस पानी को टेस्ट करेंगे तो आपको नमक नमक लगेगा। तो ये जो वाटर होता है ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कंटेंस, हम कहेंगे अब ऐसा क्यों होता है कि वो सेलाइन या फिर सॉल्टी लग रहा है, क्योंकि इसमें डिजॉल्व सॉल्ट है, इस पानी में सच में नमक होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो है ये सोडियम क्लोराइड होता है या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट भी होता है जो आप खाते हैं। तो इस तरह से इसमें होता है, इसलिए हमें खारा लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको ये पता चलता है सॉल्ट जिस पानी में होता है उसे सेलाइन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, या फिर सैलिनिटी कही जाती है पानी की। अब सैलिनिटी के बारे में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, देखिए सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, है ना, 1000 ग्राम में कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है उसको पानी की सैलिनिटी कही जाती है। एवरेज सैलिनिटी जो है ओशन की वो 35 पार्ट्स पर 1000 होती है, यानी 1000 अगर आप 1000 अगर पार्ट्स लोगे तो उसमें 35 पार्ट्स आपको देखने मिलेंगे सॉल्ट के, ये एवरेज सैलिनिटी है ओशन की। अब हम कहेंगे कि ये जो है वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे आपको पता है कि 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो पानी से भरा हुआ है, जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, देखिए कितना पानी है और कितना कम हम कहेंगे कि जमीन है। अब इतना पानी होने के बाद इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी, ये भी तो हम सोच सकते हैं कि इतना पानी होने के बावजूद भी काफ़ी सारे देश ऐसे क्यों हैं जहाँ पे पानी की कमी महसूस होती है, क्योंकि आप जानते हो कि इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या ये पूरा हमारे लिए अवेलेबल है? तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप खारा पानी रोज पीजिए तो क्या आप पी सकते हैं? तो ये हमारे बहुत कुछ काम का नहीं होता है। इसलिए अर्थ पे जितना भी अवेलेबल है हमारे लिए पानी, ये पूरा हमारे काम का है क्या या हमारे लिए ही अवेलेबल है क्या? तो ये तो हम नहीं ही कह सकते हैं। अब ये टेबल में आपको पता चलेगा ओशंस जो है अर्थ में 97.3% है, तो आइस कैप्स जो है वो हम कहेंगे 2% है लगभग, ग्राउंड वाटर 0.68% है, तो फ्रेश वाटर लेक सिर्फ 0.009% ही है। इनलैंड सी या फिर सॉल्ट लेक की बात करें तो वो भी आपको सिर्फ 0.009% ही देखने मिलते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो आपको देखने मिलता है पानी वो है 0.0019। पता है आपको एटमॉस्फेयर में भी पानी प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स। रिवर जो होते हैं वो हम कहेंगे 0.0001% ही है, ऐसे 100% में से ये पूरा पानी बटा हुआ है। अब फ्रेश वाटर आपके लिए कितना है? तो 97.3% को छोड़ दिया तो बचा हुआ पानी सिर्फ फ्रेश वाटर, बाकी ये सलाइन वाटर है जिसमें बहुत सॉल्ट होता है। ये जो हम कहेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी, ये बॉक्स में जो लिखा है उससे आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। उसके पहले आपको ये बता दूं कि जो डेड सी होता है इजराइल में, उसकी जो सैलिनिटी होती है वो 340 ग्राम्स पर लीटर है पानी की। स्विमर्स जो होते हैं उसमें फ्लोट करते हैं इन इट बिकॉज इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। जब पानी आपसे ज़्यादा डेंसर है तो आप उसमें फ्लोट करोगे ही, है ना। जो भी चीज़ ज़्यादा डेंस होती है
वो नीचे चले जाती है और जो कम डेंसिटी वाली है वो ऊपर तैरती है। जैसे ऑयल की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है तो ऑयल जो है ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। वैसे ही अगर इसमें सॉल्ट इतना ज़्यादा है, पर लीटर में 340 ग्राम सॉल्ट ही है, तो पानी कितना भारी होगा सोचो। आपसे भी भारी पानी होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर फ्लोट करते हो। ये डेड सी है इजराइल में। ओके, उसके अलावा हम कहेंगे कि आपको जो एक्टिविटी उन्होंने दी थी वो ये थी कि टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसा समझिए 2 लीटर पानी लीजिए और ऐसा समझिए कि वो टोटल पानी में जो अर्थ में पानी है वो है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल, वहां से 12 स्पून पानी निकालिए और दूसरे बाउल में डालिए। तो वाटर जो है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट्स द सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशन, है ना। तो आपको फिर बचा हुआ, यानी आपने 12 स्पून निकाल दिए 2 लीटर में से, तो 2 लीटर में से फिर जितना पानी बचा 12 चम्मच निकालने के बाद उतना पानी ओशन और सी में है। और जो वाटर है ये हमारे लिए फिट नहीं है पीने के लिए क्योंकि ये सलाइन है। 12 चम्मच जो पानी बचा हुआ है जो आपने बाउल में लिया है वो फ्रेश वाटर है अर्थ में, इतना कम पानी आपके लिए अवेलेबल है। तो हम कहेंगे दिस फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर, सी योरसेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बाय यूज्ड बाय यू। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ना, तो बहुत कम पानी हमारे लिए अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है एनसीईआरटी में, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ा आती है। वाटर जो होता है इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये तो आपको पता है। वाटर के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आपको अगर प्यास लगती है तो प्यास को मिटा सिर्फ पानी ही सकता है। प्यास के अलावा यानी जो थर्स्ट होती है इसको कोई भी हम कहेंगे कि खत्म नहीं कर सकता पानी के अलावा। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। कभी कभी इतना प्रीशियस जो पानी है इसको हम वेस्ट कर रहे हैं जब उसको हम केयरलेसली यूज करते हैं, ये भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें उन्होंने यहाँ पे बताई। ये देखिए कितनी सारी न्यूज़पेपर की कटिंग है पानी के प्रॉब्लम को लेके। पानी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस, सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन योर होम एंड इन योर स्कूल। तो आप लोगों को भी स्कूल में पता है मुझे कि सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो स्कूल में नहीं जाते, काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव का, इसलिए भी वो ये वीडियोस देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा गया तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप पानी को कंजर्व कैसे करते हैं। इसके तरीके आपको सभी को लिखना है, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, चाहे आप नहीं जा रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। कंजर्वेशन, पानी का जो कंजर्वेशन है ये टॉपिक हर एक एग्जाम में है, स्कूल से लेके तो यूपीएससी से लेके स्टेट के एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ये टॉपिक तो रहेगा ही। तो आपको सबसे पहले कुछ तरीके बताना है जिससे आप पानी को कंजर्व कर सकते हैं। चलो आप स्कूल के मत बताइए, ऐसे ही जनरल तरीके आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन की बात करें तो देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर। अब वो ओशंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये तो बहुत बढ़िया फील करते होंगे कि जब आप विदाउट एनी फुटवेयर जो आप घूम रहे हो सी शोर पे, और जो वेट सैंड है, जो गीली मिट्टी, वहाँ पे आपको जो सैंड रेत देखने मिल रही है बीच पे, और जो कूल हवा चल रही है ठंडी एकदम बढ़िया, और सी बर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, और स्मेल जो आ रही है सॉल्ट की एयर में, और वेव्स का जो म्यूजिक आपको बजता हुआ दिख रहा है, ये कितना फैसिनेटिंग है, जस्ट इमेजिन। और ये आपने फील किया होगा, आपको कितना मजा आया होगा। हम कहेंगे अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, है ना। तो हम देखते हैं पॉन्ड्स और लेक्स का जो पानी है वो स्टेबल होता है, बट ओशन वाटर कभी रुकता ही नहीं है, ये हमेशा सिर्फ बहता ही रहता है, ये कभी स्टिल रहता ही नहीं है। ये जो मूवमेंट होती है दैट ऑकर्स इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। ये तीन चीजें अब आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। एक है वेव, दूसरी है टाइड्स और तीसरी है करंट्स। ये तीन चीजें आपको अभी वर्क में आपको इस एनसीईआरटी में पढ़ना है, फिर आपका जो वर्क होता है ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर में अभी तीन ही चीजें बची हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वो है वेव्स के बारे में। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। 22 मार्च जो होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, है ना। जब हमें ये पता चला कि व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज, है ना, तो इसको रीइंफोर्स किया गया था कि पानी को किस तरह से कंजर्व किया जाता है, अलग अलग तरीके से इसको फोर्स में लाया गया था पानी बचाने के तरीके, इसलिए 22 मार्च को ये किया गया था। इसलिए हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। आपको ये लिखना है कि 22 मार्च को ऐसा क्या हुआ था, और जो भी इवेंट हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखना है कमेंट सेक्शन में, जितनी
हो सके उतनी। तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, इन जनरल आपको ये लिखना है 22 मार्च को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है वेव्स जो होती है, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल, जब आप बीच पे जाके थ्रो बॉल खेलते हो और जो बॉल जो होता है ये पानी में गिर जाता है तो क्या होता है, आप ये देखोगे, इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, है ना। तो आपको वेव जो होती है वापस उस बॉल को ढकेलते हुए वेव शोर पे लाके रख देती है। व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑन द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, उसको कहा जाता है वेव्स। आपको ये पता ही है, इस तरह की जो वेव्स होती है ये आपने देखी है ना। तो ये जो सरफेस पे ओशन का पानी राइज हो रहा है और गिर रहा है, राइज हो रहा है और गिर रहा है, इसको वेव्स कहा जाता है। वेव्स जो है यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट लिखा है। वेव्स जो है आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर वेव्स बिकम, है ना। तो विंड जो होती है वो भी वेव्स को आगे बढ़ाती है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतने ज़्यादा वेव्स आपको आते हुए दिखेगी, उतनी बड़ी बड़ी वेव्स आते हुए दिखेगी। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स, है ना। तो यही होता है जब स्टॉर्म होता है, जब आंधी चल रही है, तूफान आ गया है, तब क्या होता है, विंड जो होती है वो बहुत स्पीड से बहती है और उस कारण बड़ी बड़ी वेव्स भी बनती है। दिस में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, बड़ी वेव्स उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और अर्थक्वेक हो गया या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हो गए, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, है ना। तो यही आपको देखने मिलता है कि बड़े बड़े ओशन वाटर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देता है जब इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन होंगे, अर्थक्वेक्स होंगे या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड होंगे, और एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स आती है जिसको सुनामी कहा जाता है। इसकी जो हाइट होती है ये 15 मीटर्स तक होती है, और हम कहेंगे लार्जेस्ट सुनामी अब तक जो मेजर की गई है 150 मीटर्स हाई है। जस्ट इमेजिन 150 मीटर हाई कोई वेव आपके तरफ आ रही है, क्या हाल होता होगा, ये है सुनामी। सो ये जो वेव्स होती है ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर्स पर आवर। इतना फास्ट तो हमारी कार्स भी नहीं चलती है, ट्रेन्स भी नहीं चलती है। 700 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से ये वेव आती है हमारे ऊपर, हम तो भाग भी नहीं पाते हैं। और जो सुनामी होती है 2004 में जो आई थी, उस कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था कोस्टल एरियाज में इंडिया के। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में जो है नहीं था, वो तो पूरा का पूरा सुनामी के बाद पानी में डूब गया, ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया, अंडमान निकोबार बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो गया, ठीक है। सुनामी जो है ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हम कहेंगे एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी, इसलिए उसको हार्बर वेव्स कहा जाता है, यानी उनके लैंग्वेज में सुनामी कहते हैं। तो जब भी सुनामी आएगी तो जितने भी हार्बर से जहाँ पे शिप्स रहती हैं वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होते जाएगा। अब आगे उन्होंने हमें सुनामी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, सुनामी द अर्थ ऑफ पैंडेमोनियम। और यहाँ पे जो सुनामी की बात की गई है वो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसके बारे में बात की गई है। सुनामी या फिर जो हार्बर वेव थी वो इंडियन ओशन को स्टक कर गई 26 दिसंबर 2004 को। ये जो वेव है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, जो सुनामी आती है वो अर्थक्वेक के कारण आती है, बड़ी बड़ी वेव। तो ये जो वेव थी ये रिजल्ट था अर्थक्वेक का, जो कि एपिसेंटर, जिसका एपिसेंटर बहुत क्लोज था वेस्टर्न बाउंड्री सुमात्रा के। एपिसेंटर क्या होता है मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में लिखा बताया था, आपको अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एपिसेंटर होता क्या है। तो जो अर्थ का मैग्नीट्यूड था इस अर्थक्वेक का वो 9.0 हम कहेंगे 9 था रिक्टर स्केल पे। हमने देखा कि रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड गिना जाता है, और इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड था तो डिस्ट्रक्शन कितना होगा सोचिए। इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे चले गई और सडन मूवमेंट हो गई सी फ्लोर में, जिस कारण अर्थक्वेक आ गया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो कुछ प्लेट्स में डिवाइड की गई है। तो ये इंडियन प्लेट दिख रही है और यहाँ पे एक छोटी सी बर्मा प्लेट आएगी। यहाँ पे आपको ये, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इंडियन प्लेट और यहाँ एक बर्मा प्लेट है। यहाँ क्या हो गया कि जो सुमात्रा है, सुमात्रा के पास अब मेनली क्या हो जाता है कि ये जितना भी हम कहेंगे कि ये जो प्लेट थी ये इसके नीचे चलेगी। ये जो इंडियन प्लेट है ना ये बर्मा प्लेट के नीचे चलेगी। अब नीचे जब इसके चले जाएगी, ये प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ये भी मैंने आपको बताया। जब ये मूवमेंट हुई तो लैंड जो है, ये जो पानी है, ये पानी जो है इंडियन ओशन का, ये पानी तो पूरा इसके नीचे की लैंड तो मूव करेगी, वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा। तो ये प्लेट मूव होने के कारण वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक जैसे ही आया तो हम कहेंगे जो ओशन फ्लोर था वो 10 से 20 मीटर नीचे चले गया। नीचे जाने के बाद वहां पे बहुत बड़ा एक डिस्प्लेसमेंट आपको देखने मिल गया, जैसे कि समझ जाइए कि वहां बहुत बड़ी गैप आ गई। अब जैसे गैप आ गई वहां, तो अब क्या होगा कि अब ये जो है ये प्लेट इसके नीचे चलेगी, यहाँ गैप आ गया। गैप आने के बाद यहाँ पे जो
ओशन पे जो पानी हुआ करता था, किनारे पे जो पानी था, ये अच्छे से समझिएगा, जब गैप आती है जो किनारे का पानी था वो उस गैप को भरने चले गया। किनारे का पानी जो है, कोस्ट का जो पानी है खाली हो गया। ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल द गैप जो क्रिएट हुई थी। इस डिस्प्लेसमेंट थे, आपको तो पता है जब भी आप कभी गैप बनाओगे आप खुद इमेजिन कर सकते हो, जैसे आप कोई पानी भरा हुआ है किसी गड्ढे में जहां पे मड है, वहां पे आप कोई गड्ढा बनाओगे तो वो किनारे का पानी उस गड्ढे में चले जाएगा और वहां भर जाएगा, किनारे का पानी खाली हो जाएगा, वो पानी खाली हो गया और वहां जाके भर गया। इस कारण ये जो कोस्ट लाइन से जो पानी चले गया, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट लाइन से पानी अचानक से गायब होने लगा। जैसे ये प्लेट फिर से मूव की तो ये जो पानी था ये फोर्स से अब वापस कोस्ट लाइन की तरफ आ गया। जब ये वापस कोस्ट लाइन की तरफ आ गया तो इसकी जो स्पीड थी 800 किलोमीटर पर आवर थी। ये इतने फास्ट थी, कोई एयरक्राफ्ट जितने स्पीड से चलता है उतने फास्ट आ गई ये वेव और कंप्लीटली वॉश अवे कर गई जो आइलैंड्स थे, हम कहेंगे इंडियन ओशन पे। जैसे कि इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार पे, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसे कहा जाता था, वो तो पूरा का पूरा ही सबमर्ज हो गया और जो वेव जो है वो मूव करते गई अर्थक्वेक के एपिसेंटर के से जो सुमात्रा में था वो वहां से अंडमान आइलैंड्स की तरफ आई, श्रीलंका की तरफ आई। ये वेव जो है, इसकी वेवलेंथ जो है धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते डिक्रीज होते रही और वाटर की जैसे जैसे डेप्थ जो डिक्रीज होते गई वैसे वैसे ये वेव की वेवलेंथ भी डिक्रीज होते गई। अब ये डिक्रीज होते होते जो ट्रैवल स्पीड थी वो भी कम हो गई, 700 से 900 किलोमीटर से वो 70 किलोमीटर से कम पे आ गई। सुनामी जो थी, सुनामी वेव्स, ये ट्रैवल जब करते गए अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम कोस्ट, इस कारण उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। 10,000 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई और मोर देन लैक्स ऑफ हाउसेस अफेक्ट हो गए। इंडिया में वर्स्ट अफेक्टेड जो कोस्टल एरियाज थे वो था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अर्थक्वेक यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से बहुत बड़ी वेव्स आती है। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, है ना, हम कहेंगे कि अर्थक्वेक जो है उसको तो एडवांस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये जरूर देख सकते कि अर्थक्वेक आ रहा है तो सुनामी तो आ रही होगी, बट ये भी तो बोल नहीं सकते कि अर्थक्वेक के कारण सुनामी आ रही होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि अब यहाँ ये लिखा है कि ये पॉसिबल है कि 3 आवर्स नोटिस पे हम सुनामी आने वाली है ये बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने क्या देखा पहले कि जब सुनामी आ रही थी तो क्या हुआ, कोस्ट का पानी खाली हो गया और अचानक से गायब हो गया। जब ये गायब हो गया पानी तो ये मिरेकल को देखने के लिए आपको वहां पे पास में नहीं जाना है, आपको तैयारी करनी है वहां से भागने की। तो हम कहेंगे सच अर्ली वार्निंग जो है सिस्टम, ये पैसिफिक ओशन, अब ये सब चीजें तो है जो आपको दिख ही जाता है, बट कुछ कुछ वार्निंग सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं जिससे पता चलेगा कि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आने वाली है। ऐसे सिस्टम्स, ये तो आपको मैंने जो बताया तरीका कि पानी खाली हो रहा है तो ये समझ जाइएगा कि कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है, ये तो हम खुद समझ सकते हैं, बट ऐसे सिस्टम्स भी गवर्नमेंट ने लगाने चाहिए जिससे पता चले कि भाई और सुनामी आ रही है। तो ऐसे वार्निंग सिस्टम जो है वो पैसिफिक ओशन में लगाए गए, बट इंडियन ओशन में ऐसे कोई हम कहेंगे लगाए नहीं गए। सुनामी जो है वो इंडियन ओशन में ज़्यादातर आती नहीं है, बहुत रेयर है, बट कम आती है पैसिफिक ओशन के चलते, क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटी है जो प्लेट्स का ऊपर नीचे होना है ये ज़्यादातर हमें पैसिफिक ओशन में देखने मिलता है, इंडियन ओशन में नहीं। बट देखा तो 2004 में इतनी बड़ी आके चले गई, तो हमें भी यहाँ पे केयर लेने की ज़रूरत है। तो सुनामी होती है दैट रेवेज्ड द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन December 2004 इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। अब आप देख रहे आई तो एक बार और इतनी डेंजरस आई कि बहुत बड़ा डिवास्टेशन करके चलेगी। तो लार्ज डैमेज जो आता है वो लाइफ को हुआ, प्रॉपर्टी को हुआ। ये प्राइमरीली है कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग था, हमारे पास मॉनिटरिंग वाला सिस्टम नहीं था अच्छा, जिससे हम समझ नहीं पाए कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, नॉलेज जो है कोस्ट ड्वेलर्स को वो देना चाहिए कि कैसे समझे। तो पहला इंडिकेशन जो है सुनामी का वो हम कहेंगे कि रैपिड विड्रॉल हो जाता है, कोस्टल रीजन से अचानक से पानी चले जाता है और फिर आती है डिस्ट्रक्टिव वेव। तो ये जब होता है कोस्ट पे तो लोग जो है इंस्टेड पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। अब उस वक्त क्या हुआ था कि अचानक से हुआ, पहली बार लोगों ने देखा, लोग पहुंच गए जाके कोस्ट के किनारे, कोस्ट पे या फिर कहेंगे समुद्र के किनारे, और वहां पे उन्हें देखा कि भाई ऐसा कोई कुछ तो भी हुआ है। अब जब ये उन्होंने देखा तो इसके बाद बहुत बड़ी वेव आई और ये जो लोग खड़े थे इन सबको उसने बहुत बड़ा इफेक्ट करके चले गई। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वाज लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स व्हेन द गिगेंटिक वेव्स जो है दैट इज सुनामी स्टक। तो जिनको बहुत देखने की क्यूरियसिटी थी उन लोगों को वो स्टक कर गई, बहुत बुरा हाल हुआ था इस सुनामी से। तो ऐसे सिस्टम अभी गवर्नमेंट ने लगाने चाहिए इंडियन ओशंस पे, जो भी कंट्रीज उन्होंने साथ में ये फैसला करके इस तरह के कुछ एक्शंस लेनी चाहिए।
ये है वेव्स। वेव्स में से बड़ी वेव्स जो होती है, खतरनाक वेव्स कभी कभी आती है, सुनामी जैसी, ये भी हमने देखा। वेव्स के बाद हमें टाइड्स देखना है। टाइड्स के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि करंट्स देखना है। टाइड जो होती है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वेव्स का ट्वाइस इन अ डे, जिसको टाइड कहा जाता है। ठीक है, टाइड यानी क्या होगा कि कभी कभी पानी का लेवल, पानी जो है अचानक से बढ़ जाएगा और कभी कभी पानी अचानक से कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो वो जब हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है तो उसे कहा जाता है, हम कहेंगे हाई टाइड। और जब वो लो टाइड पे चले जाता है, आपको दिखेगा कि बहुत दूर शोर चले गई है, आपको पहले पानी एकदम किनारे पे दिख रहा था, आप कभी देख रहे हो तो वो पानी बहुत दूर अब दिख रहा है, तो वो टाइम है लो टाइड का। तो दो टाइम आते हैं, एक हाई टाइड वाला टाइम और एक लो टाइड वाला टाइम दिन भर में। तो इस तरह से हमें ये चीजें देखने मिलती है। जब पानी जो लेवल है वो एकदम से गिर जाता है, दूर तक पानी चले जाता है, उसे कहा जाता है लो टाइड। और अचानक से बढ़ के किनारा और भी ज्यादा पास में आ जाता है, उसको कहा जाता है हाई टाइड। अब हम कहेंगे कि टाइड कैसा है कैसा नहीं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये डायग्राम जो दिया उसके चलते हम यहाँ समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप इस डायग्राम में, इस फिगर में देख सकते हो कि उन्होंने एक निप टाइड लिखा हुआ है और एक स्प्रिंग टाइड लिखा है। निप टाइड और स्प्रिंग टाइड को हमें समझना होगा। सबसे पहले आपको तो ये पता ही है कि ये जो सन है, ये अर्थ है और ये मून है। देखिए पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ें एक वो वहाँ जैसे लिखे हैं वैसे हम इसको पढ़ भी लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी वेव्स है या जो फिर टाइड है उसको दो तरह से उन्होंने लिखा हुआ, एक है निप टाइड और एक है स्प्रिंग टाइड। अब आपको तो ये पता है कि सन जो होता है वो उसके अराउंड अर्थ घूमती है और ये जो मून होता है ये अर्थ के अराउंड घूमते रहेगा। अब ये मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमेगा, सन के अराउंड अर्थ घूमेगी। ये जो चल रहा है ये तो चलता रहेगा। अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सन यहाँ पे है, मून यहाँ पे है, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सन यहाँ पे है, मून यहाँ पे है। ठीक है, ये दो टाइम यहाँ पे आ सकते हैं, एक तो सन यहाँ है और मून यहाँ है, सन यहाँ है, मून यहाँ है और अर्थ यहाँ है। अब आपको ये चीज तो यहां पता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में है, सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में। ये दो सिचुएशंस हो सकती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए आगे बताता हूं। सन के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि जो मून है उसके पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये दोनों भी क्या कर रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, कोई भी चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ग्रेविटी अपने तरफ खींचती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अर्थ का जो सन जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी अर्थ के पानी को खींचेगा, मून का भी खींचेगा, ये होगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर के पानी को अपने तरफ खींचता है मून का, तो उसके कारण क्या होती है, तो पानी उस साइड में बढ़ जाता है, जिससे हम कहेंगे कि हाई टाइड हो जाता है। पानी अचानक से आगे तक आने लगता है क्योंकि खींच रहा है मून उसको, तो खींचेगा तो ऊपर आने लगेगा पानी, इसलिए फिर आपको टाइड्स देखने मिलती हैं। अब यहाँ तक की चीजें आपको यहाँ पे जो मैंने बताई वो पता चली कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी खींचा जा रहा है। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें क्या होता है। अब पहली बात कि जब फुल मून और न्यू मून होता है उस टाइम पे, तो ये यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जैसे एक लाइन में है तो यहाँ पे फुल मून देखने मिलेगा, एक लाइन में तब आपको न्यू मून देखने मिलेगा। अर्थ के पीछे है मून, तो फुल न्यू मून है। अमावस्या जिसे कहते हैं और पूर्णिमा है। अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे तो पानी बहुत ज्यादा खींचेगा, देखो, क्योंकि मून जो है, सन ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं, तो पानी बहुत खींचा जाएगा। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ से भी खींचा जा रहा है, यहाँ से भी खींचा जा रहा है, उस कारण पानी जो है ये फिर से बहुत ज्यादा टाइड पे चले गया है। अब दूसरी बात क्या होती है कि अब यहां पे क्या होगा कि निप टाइड, इसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ठीक है, जब ये तीनों एक लाइन में होती है तो इसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। अब दूसरी बात क्या होती है कि व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, एक तो मून यहां होगा या फिर यहां होगा, तो क्या होगा, जो ओशन वाटर होता है वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। हम कहेंगे कि सन भी खींच रहा है ऐसा और मून भी खींच रहा है। अब सन मून दोनों खींच रहे हैं तो ये पानी थोड़ा इधर जाएगा, इस कारण वो लो टाइड हो जाएगी। एक ही डायरेक्शन में खींचेगा तो हाई टाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको टाइड लो होते हुए दिखती है क्योंकि आधा आधा खींच रहे हैं, आधा आधा खींच रहे हैं, है ना। आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि एक साथ खींचना और आधा आधा खींचना, इससे लो टाइड और हाई टाइड हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि निप टाइड जो है, जिसमें मून ऐसे डायरेक्शन में होता है, इस वक्त आपको लो टाइड देखने मिलता है। और ये बिल्कुल और हम कहेंगे कि जब मून अपने
हम कहेंगे फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में तब तो लो टाइड होती है जिसको निप टाइड कहा जाता है, बट सन मून और अर्थ एक लाइन में अगर हो गए तो उसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है या फिर उसको हाई टाइड कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वेव्स आपको देखने मिलेगी बड़ी बड़ी, या फिर हम कहेंगे पानी जो है वो बहुत ऊपर आ जाएगा, इससे हाई टाइड बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता चल गया है। तो अब इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी में उन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो किस तरह से लिखी है। सबसे पहले देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन और मून का वो अर्थ सरफेस पे आता है, जिससे टाइड्स बनते हैं ना, खींचता है पानी को। जो वाटर होता है अर्थ में वो मून जो होता है अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेस हाई टाइड, है ना। ये तो आपको बिल्कुल पता है कि जब भी आपको मून जो रहेगा, मून तो सन से ज़्यादा पास में है, तो ज़्यादा पास में होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स मून का ज़्यादा अफेक्ट करेगा अर्थ पे। जब फुल मून होगा और न्यू मून होगा, जिस वक्त अर्थ के जो ये मून होता है ये एक तरफ से देख रहे हैं कि एक लाइन में जब तीनों आते हैं जिसमें सन मून और अर्थ जो होता है आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, और यही टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है, ये वाले जैसे कि आपने अभी देखा। उसके बाद आप आगे आते हैं बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ये जो है ये डायग्राम में जो मैंने आपको बताया, पहले और आखिरी फोर्थ क्वार्टर में जब होता है तो ओशन वाटर जो होता है वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है सन और मून, जिस कारण लो टाइड हो जाते हैं ना, सिंपल सी बात है, और इसको निप टाइड्स कहा जाता है। हाई टाइड्स जो होती है ये नेविगेशन में हेल्प करती है, जैसे कि हम कहेंगे दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। अगर वाटर लेवल पीछे चले गया तो शिप शोर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, इस कारण हम कहेंगे शिप जो है वो हार्बर में इजीली पहुंच जाती है। नहीं तो फिर लो टाइड रहे तो पानी पीछे चले गया होता है शोर से, आप ये देखते ही हैं। तो ये भी इमेजिन कीजिए कि शिप कैसे पहुंचेगी फिर वहां तक, है ना। तो जो हाई टाइड होती है ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, क्योंकि फिशेस जो है वो वेव्स के साथ बहुत क्लोज आ जाती है शोर के, हाई टाइड के साथ। इस कारण फिशरमैन को बहुत अच्छा प्लेंटीफुल कैच मिलता है, और राइज और फॉल जो है वाटर का टाइड्स के साथ इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। तो वेव से इलेक्ट्रिसिटी, आखिर टरबाइन से तो घुमाना है, वेव से भी घूम सकते हैं उसके एक्शन से, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो इससे आपको टाइड्स देखने मिलते हैं कि टाइड्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं यहाँ पे पानी को। तो आपने देखा वेव्स, आपने देखा टाइड। अब आखिरी जो हम देखने वाले हैं वो है ओशन करंट। ओशन करंट जब आप देखते हो तो ओशन करंट के बारे में देखते हैं कि ओशन करंट्स जो होते हैं ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होते हैं जो कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहे हैं ओशन सरफेस में एक ही डायरेक्शन में। अगर देखा गया तो ओशन करंट्स जो होते हैं वो वार्म या फिर कोल्ड हो सकते हैं। जनरली वार्म वाटर ओशन करंट्स जो होते हैं वो इक्वेटर के पास आते हैं और पोल्स की तरफ वो मूव करते हैं, ठीक है। तो हम ये भी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमें ये बताया है कि सबसे पहले ओशन करंट्स क्या होता है, ये वाटर के स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली कहाँ बह रहे हैं, ओशन के सरफेस पे बह रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक तो बात है कि स्ट्रीम्स, अब स्ट्रीम्स क्या होती है ये आपको बिल्कुल जैसे कि पता ही होगा। अब हम कहेंगे कि जो स्ट्रीम्स है, ये इसका मीनिंग नहीं भी पता होगा तो ये मैं पहले बता देता हूँ, इसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रीम यानी हम कह सकते हैं कि जो छोटा सा नैरो रिवर की तरह दिखता है, छोटा सा नैरो फ्लो ऑफ लिक्विड कहेंगे, एकदम कंटिन्यूस फ्लो जो करता है लिक्विड छोटे से इसमें। तो ये होते हैं ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स वाटर ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। जो ओशन होता है करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, ये आपको पता चलता है। दो कैटेगरी में इसको बांटते हैं, एक तो वार्म और कोल्ड। जनरली जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, इक्वेटर के पास। आपको पता है इक्वेटर के पास सनरेज जो होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है और फिर ये पोल्स की तरफ बहेंगे। ये भी याद रखेगा, ये निकलते हैं कहाँ से, तो इक्वेटर से, और मूव होते हैं पोल्स की तरफ। कोल्ड वाटर करंट्स जो होते हैं ये कैरी करते हैं वाटर पोल से और हायर अल्टीट्यूड से, और ये लेके आते हैं ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड्स में। तो हायर लैटिट्यूड से आते हैं, लोअर लैटिट्यूड तक ये पहुंचने लगते हैं, या फिर पोल से आते हैं ट्रॉपिकल रीजन तक पहुंचने लगते हैं, ठीक है। तो अब आप ऊपर देखोगे, ऊपर जो है वो तो ठंडा रहेगा ना, पानी तो ठंडा है क्योंकि रेज डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही है सनरेज, तो वहां से हम क्या कहेंगे कि वहां से कैसी आएगी करंट्स, तो वहां से हम कहेंगे कि कोल्ड या फिर हम कोल्ड ओशन करंट्स कहते हैं वो आएगी, और नीचे से ऊपर जो जाएगी जो वार्म जाएगी। तो लैब्राडोर ओशन करंट जो है ये कोल्ड ओशन करंट है, वाइल गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म करंट है, ठीक है। तो ओशन करंट, अब यहाँ पे आपको मैंने ये बताया कि कुछ दो एग्जांपल्स आपको कोल्ड और हॉट वार्म जो करंट है उसके बताया। आपको कमेंट सेक्शन में और भी ऐसे एग्जाम्पल्स लिखना है। तो ओशन करंट जो होता है इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। वार्म करंट्स जो होते हैं ब्रिंग आउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, है ना। वार्म करंट जो होते हैं फिर
वो टेम्परेचर को भी वार्म करते चलेंगे, नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। सो जो एरियाज होते हैं वेयर द वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट मीट, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी मीट करते तो होंगे, यहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हो जाते हैं, ये भी आपको पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा उन्होंने मैप पे, आपको ऐसा मैप बनाना भी है। ये जो आपको रेड दिख रहे हैं ये पूरे वार्म वाले करंट है, और यहाँ पे जो आपको ब्लू दिख रहे हैं ये वार्म वाटर करंट है। इस तरह से वार्म वाटर करंट और हम कहेंगे कोल्ड वाटर करंट्स मूव करते रहते हैं। तो ये पूरे अर्थ पे इस तरह से आपको देखने मिलते हैं। ये देखने के बाद हम कहेंगे कि जो समुंदर होते हैं, जो सी होते हैं अराउंड जापान, जो जापान के पास जो आपको सी देखने मिलते हैं, और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में एग्जाम्पल्स आपको ये सब है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये जो भी हम कहेंगे कि जहाँ पे वार्म और कौन सा करंट, कोल्ड करंट मिलता है, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ उन्होंने बताए, जैसे कि जापान है और नॉर्थ अमेरिका है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। जो एरियाज होते हैं जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, वहाँ पे फॉगी वेदर भी होता है, जो कि नेविगेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट कर देता है सिचुएशन को। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें पढ़ी, वो क्या क्या पढ़ा आज के एनसीईआरटी में वो देख लेते हैं। आपने सबसे पहले वाटर से शुरुआत की थी, वाटर को पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़े। आपने आगे बढ़ने के बाद जो आप सबसे पहले पढ़े वो था, हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। उसके पहले आपने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी पढ़ी, टेरारियम आपने पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी के बाद आपने ओशन सर्कुलेशन को पढ़ा। ओशन सर्कुलेशन में आपने वेव्स पढ़े, टाइड्स पढ़े, करंट्स पढ़े। वेव्स में आपने सुनामी भी पढ़ा, टाइड्स में आपने लो टाइड, हाई टाइड भी पढ़ा, और करंट्स में आपने जो पढ़ा वो हम कहेंगे वार्म और कोल्ड करंट्स, ऐसे दो पढ़े, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं वो भी आपने देखा। आपने टाइड्स कैसे बनते हैं ये भी चीज़ यहाँ पे स्टडी की, और ऐसे आपने कुछ फैक्ट्स भी देखे, जैसे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से एक बेहतरीन चैप्टर आपने कंप्लीट किया है 7th के एनसीईआरटी से, जिसका नाम था वाटर। अगर आप इसके रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हो तो अभी जल्द से जल्द ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की लिंक जो है ग्रुप की, वो कमेंट सेक्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है। और आप ऐसे ही रेगुलरली लेक्चर्स चाहते हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, वीडियोस को लाइक करते चलिए, जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपकी बहुत अच्छी हेल्प होती रहेगी। इसी तरह और हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।